हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का 10th पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग क्लाउड रेसेस पहुंच गया था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे वहाँ जेबुजुन थे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो उन्हें वॉल ऑफ रूल के सामने लेकर आए थे। वो उन सभी को बताते हैं कि ये उनके कबीले के रूल हैं जो हर किसी शिष्य को मानने पड़ते हैं। वॉल ऑफ रूल को देखकर सभी की सांसें फूलने लगी थी क्योंकि उसमें लगभग 4000 रूल थे। वहीं गुस्से में नी हुसान से फुसफुसाते हुए बोलता है, कैसे लोग हैं ये, हम यहाँ मरते मरते पहुँचे हैं। सुबह से चलते हुए मेरे पाँव सुन पड़ गए हैं। मैं तो भूल भी गया कि खाने का स्वाद कैसा होता है। इतनी परेशानियां उठाकर हम यहाँ पहुँचे और ये हमें खाना खिलाना छोड़कर हमें अपने कबीले के रूल गिनवा रहे हैं। सच में ये लोग बहुत घमंडी हैं। उसे चुप कराने के लिए म्याम्या उसे अपनी कोहनी से मारती है, लेकिन ये बात जेबुजुन ने सुन ली थी और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो भी शिष्य क्लाउड रेसेस आते हैं उन्हें सबसे पहले वॉल ऑफ रूल के सामने लाया जाता है, क्योंकि हमारे एम्बेसडर का मानना था कोई भी शिष्य एक काबिल योद्धा तभी बन सकता है जब वो अपनी पूरी निष्ठा और सम्मान से नियमों का पालन करे। अब जेबुजुन कहते हैं, माफ़ करना, आप लोग काफ़ी थक गए होंगे। वो अपने 2 शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये आपको आपके रूम तक ले जाएंगे। आपके खाने का इंतज़ाम वहाँ कर दिया गया है, तो आज के लिए आप आराम करिए। वो सभी सिचैन को बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी सिचैन वॉल ऑफ रूल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब वो जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर विहिंग खड़ा था। तब सिचैन कहते हैं, आप गए नहीं। विहिंग को जंछा के बारे में जानना था, इसलिए वो उन्हें बताता है कि मैं युनमैक का राजकुमार हूँ। मैं और मेरा भाई हम साथ क्लाउड रेसेस के लिए निकले थे, पर रास्ते में हमारे ऊपर बाजों का हमला हो गया, जिस वजह से हम अलग हो गए। मुझे जानना था क्या वो यहाँ पहुँच चुका है। तब लैन सिचैन कहते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस साल जितने भी शिष्य यहाँ आए हुए हैं वो सब आज ही यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उनमें से कोई युनमैक से है या नहीं इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। आप मुझे 1 घंटे के बाद असिस्टेंट हॉल में आकर मिलिए। इस साल जितने भी शिष्य आए हुए हैं इस बारे में वहाँ जानकारी मिल सकती है। जब विहिंग लैन सिचैन से बात करके अपने रूम की ओर लौट रहा था, वहाँ म्याम्या थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, क्या कहा उन्होंने। विहिंग कहता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अब वो जंछा को पूरे क्लाउड रेसेस में ढूंढने लगता है, पर वो कहीं भी नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए कोल्ड स्प्रिंग के पास पहुंच गया था। वहां से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर कुछ शिष्य पेट्रोलिंग में थे। फीमेल कल्टीवेटर यहाँ बात लेने के लिए नहीं आती थी, शायद इसलिए यहाँ कोई सख्त पहरेदारी नहीं थी, जिस वजह से वो आसानी से कोल्ड स्प्रिंग के पास चला गया। पासी के रोक के ऊपर किसी ने एक फॉरहेड रिबन और सफ़ेद रोप नीटली फोल्ड करके रखे हुए थे, जो किसी वाइट टोफू की तरह लग रहे थे। कोल्ड स्प्रिंग का पानी जमा देने वाला था। वहाँ पर कोई बात ले रहा था। उसका चेहरा अपोजिट साइड था, पर उसकी वाइट एंड फेयर बैग विहिंग को साफ दिखाई दे रही थी। पानी में भीगने की वजह से उसके लंबे और काले बाल एक साथ गैदर हो गए थे। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो वो एक रेयर ब्यूटी था। उसे देखकर विहिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई टेस्टी फूड रखा हो। जैसे ही विहिंग अपने सेंस में वापस आता है, वो अपने हेड को जोर से शेक करते हुए कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। भले ही वो कितना ब्यूटीफुल क्यों ना हो, मैं किसी लड़के से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये सब वो इतनी जोर से ममल कर रहा था जिससे उस पर्सन ने ये सुन लिया था। उसने तुरंत ही वीचैन को बुलाया और विहिंग की तरफ
तलवार दिखाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा स्टिकी था पर साथ ही में ही बहुत हैंडसम भी। तलवार को देखकर विहिंग थोड़ा डर गया था। तभी विहिंग उस पर्सन को देखकर नर्वसली मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में विहिंग के लिए बहुत गुस्सा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी मार देगा। विहिंग उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें यहाँ नहाते हुए देखने नहीं आया था। मैं तो अपने भाई को ढूंढ रहा था। क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जो लगभग 15 साल का है? वो मुझसे थोड़ा छोटा है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा गुस्से में रहता है। वांगजी ने उसके सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, पर उसने अपनी वीचैन को बहुत टाइट पकड़ लिया था। अब वो कोल्डली एक्सप्रेशन के साथ कहता है, कौन हो तुम? इससे पहले विहिंग अपना इंट्रोडक्शन देता, म्याम्या उसे ढूंढते हुए वहां आ रही थी। म्याम्या की आवाज़ सुनकर विहिंग ने एक टॉवल वांगजी की ओर फेंक दिया। विहिंग ने वो टॉवल इतनी जल्दबाजी में फेंका था जिससे वो पानी में गिर गया। वांगजी उसे गुस्से में देख रहा था। इससे पहले वांगजी कुछ समझ पाता, म्याम्या वहां आ गई थी। लेकिन म्याम्या के देखने से पहले ही विहिंग ने एक रोप लेकर कोल्ड स्प्रिंग में छलांग लगा दी थी और वांगजी को उस रोप से कवर कर लिया। वांगजी, जिसे किसी का टच बिल्कुल पसंद नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये पर्सन आखिरकार करना क्या चाहता है। तब म्याम्या कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम अपने भाई को ढूंढने गए हो। ये सब वो सेम लेस्ली कह रही थी जैसे उसे उन दोनों को नहाते हुए देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ वांगजी था जो उन दोनों स्टूपिड्स को देखकर बस शॉक में था। लेकिन उन दोनों की हरकत को देखकर वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उन दोनों को पकड़ के ले जाए और असिस्टेंट हॉल के सामने तब तक हैंडस्टैंड की पनिशमेंट दे जब तक उनके हाथ दर्द से टूट ना जाए। विहिंग ने पलटकर वांगजी की तरफ देखा तो उसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल लाल हो गया था। विहिंग समझ गया था अगर 2 मिनट के अंदर वो दोनों यहाँ से नहीं भागे तो इस दुनिया में आज उनका आखिरी दिन होगा। उसने जल्दी वांगजी से माफ़ी मांगी और म्याम्या को लेकर वहाँ से भाग गया। 1 घंटे बाद जब वो असिस्टेंट हॉल में जेबूजुन से मिलने गया तो वहाँ पर सिचेन और वांगजी दोनों थे। विहिंग ने उन दोनों को बो किया। सिचेन ने उसे देखकर स्माइल करी और बैठने को कहा। वहीं दूसरी ओर वांगजी था जो इमोशनल लेस फेस बनाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। सिचेन ने उसे बताया कि यूनमैक से जियांग नाम का कोई भी राजकुमार यहाँ नहीं आया हुआ है। विहिंग उसे दोबारा चेक करने को कहता है, लेकिन कई बार चेक करने के बाद भी उन्हें जियान चेंग का नाम नहीं मिला। वो दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक राजकुमार आया जो उसी वक्त क्लाउड ड्रेसेस पहुँचा हुआ था। वो बहुत घबराया हुआ था। जब सिचेन ने उससे पूछा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, तब उसने बताया कि जब वो गूसू के लिए आ रहे थे तभी उनके ऊपर जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया, लेकिन किसी दूसरे क्लैन के राजकुमार ने उनकी मदद करी पर वो घायल हो गया था। सभी भेड़ियों ने एक साथ उसके ऊपर हमला कर दिया था। हम डर गए थे, इसलिए हम उसे वहीं छोड़कर आ गए। ये सुनकर विहिंग के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। उसने कपकपाती आवाज़ में पूछा, वो राजकुमार लगभग कितने साल का है? तभी उसने बताया, वो लगभग 15 साल का है। उसने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे। अपनी उम्र के हिसाब से वो युद्ध कला में काफ़ी अच्छा था। उसकी बातों से विहिंग समझ गया था कि ये उसका छोटा भाई जंछा है। उसने गुस्से में उस राजकुमार से पूछा, तुम उसे छोड़कर क्यों आए? उसकी आंखों में आंसू थे। तब उस राजकुमार ने घबराते हुए कहा, हम बहुत डर गए थे, इसलिए हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। उस टाइम पर रात के 8 बज रहे थे। विहिंग अगर इस टाइम पर पहाड़ी से नीचे उतरता तो वो सुबह होते होते नीचे पहुँच जाता। वो बिना टाइम गवाए वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन वांग जी ने उसे रोक लिया था। उसने कहा रात को क्लाउड रेसेस से बाहर जाना रूल के खिलाफ है। उसकी ये बात सुनकर विंग सोच रहा था ये एक्सप्रेशन लेस होने के साथ साथ इमोशनलेस भी है। अभी बात उसके भाई की थी, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली। इससे पहले कि वो दोनों लड़ना शुरू करते, जेबूजुन उनके बीच में आ गई। उन्होंने विंग की तलवार नीचे करते हुए कहा, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, पर इस वक्त पहाड़ी से नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं होगा। कल सुबह ही हम आपके भाई को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। हम अपने साथ कुछ शिष्यों को भी ले जाएंगे, जिससे उन्हें ढूंढना आसान होगा। वो ये इतनी प्यार से बोल रही थी कि विंग उन्हें मना नहीं कर पाया और वो अपने रूम में चला गया। लगभग रात के 10 बजे जब पूरे क्लाउड रेसेस का हर एक आदमी सो चुका था, तब विंग चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया। पर वो जैसे ही गेट में पहुँचा, किसी ने उसके गले के सामने अपनी तलवार रख दी थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर उस पर्सन की तरफ देखा तो वो और कोई नहीं, हंगुनजुन थे। उसने बीचेन को इतना टाइट पकड़ रखा था, अगर विंग एक कदम भी आगे बढ़ाए तो वो उसका गला अलग कर दे। विंग ने नर्वसली हंसते हुए कहा, हंगुनजुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काफ़ी रात हो गई है, आप सोए नहीं? अब ये विंग की बदकिस्मती कह लो या और कुछ, क्योंकि आज वांग जी नाइट पेट्रोलिंग में था। वांग जी ने हमेशा की तरह उसका कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो विंग का हाथ फोर्सफुली पकड़कर उसे क्लाउड रेसेस की ओर ले जाने लगता है। विंग अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आता था। और दूसरी तरफ वांग जी था, जो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वो अपना हाथ वांग जी से नहीं छुड़ा पाता, तब वो रिक्वेस्ट करने लगता है। उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। उसने कहा, मेरा भाई सिर्फ 15 साल का है और वो जंगल में अकेला और घायल है। अगर हम कल सुबह होने तक का इंतज़ार करेंगे और इस बीच उसे कुछ हो गया तो ये सब मेरी गलती है। मैं उसका बड़ा भाई होने के बाद भी उसका ख्याल नहीं रख पाया। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए उसके आंसू कंटिन्यू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर फाइनली वांग जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। विंग को लगा शायद वो उसे जाने दे रहा है, इसलिए उसने उसे बो किया। लेकिन जैसे ही जाने के लिए उसने अपना पहला कदम बढ़ाया, वांग जी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने उसका हाथ और भी टाइट पकड़ा था। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ये कहते हुए वो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन ये सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, क्योंकि सच तो ये था वो खुद अकेले जाने से डर रहा था। वांग जी फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कोई कल्टीवेटर नहीं हो और रास्ते में तुम्हें काफ़ी सारे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। अगर तुम अकेले गए तो तुम उनका डिनर बन जाओगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और विंग एक चार्मिंग स्माइल के साथ उसे फॉलो करने लगा। अब विंग उससे कहता है, मेरा नाम वी उशान है और मैं यूनमैक से हूँ। क्या तुम वहाँ कभी गए हो? लेकिन वांग जी ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप आगे बढ़ रहा था। विंग उससे सवाल भी पूछ रहा था और बदले में जवाब भी खुद ही दे रहा था। लगभग 4 घंटे लगातार चलने के बाद वो आधी पहाड़ी तक उतर गए थे। तभी वांग जी को कुछ महसूस हुआ। उसने विंग को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन विंग के लिए ये सब नया था। वो कहता है, हंगुनजुन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? तभी झाड़ियों में से किसी के घुर्राने की आवाज़ें आने लगी। अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों के अंदर से सैकड़ों ब्लू लाइट बाहर की ओर आ रही हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
गुड नाइट।